इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अभी कोई कुछ लिखना मत, मैं सब लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए। इंटरनल विषय उसको कहा जाता है जब हम घरेलू बातों पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल विषय उसको कहा जाता है जैसे हम बाहरी बातों से, फ्रेंड से बात करते हैं, किसी के फैमिली मैटर में दखलंदाजी देते हैं, ये हो गया एक्सटर्नल मैटर्स। अब पॉइंट आता है कि सर, सबने आपने मेरे को बोला कि सर मैं जो भी जजमेंट करता हूँ वो सही होता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक और हमारे प्रोफेसर लोगों ने, जिनका नाम था पीटर फैसियोनी, जो 1990 के एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो भी चीजें होती हैं वो ह्यूमैनिटीज, मतलब कि मानव लोक श्रृंखला में जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह का उस पे कार्यवक्त होता है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे 2 से 3% को। जैसे मान लो कि सचिन तेंदुलकर आज इतना मैच में रन बनाएगा, इतना वर्कफोर्स करेगा, ये क्या है? ये सोचना एक विषय है, किस पे है ये? आपकी इंटेलिजेंस पे है कि भैया आज ये पर्टिकुलर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। क्या सोच ही आदमी को समझा देती है कि हाँ हम ये काम करेंगे। तो मैंने दो तरह का सोच बताया, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। और साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में काफी रिसर्च किए, उसका नाम है पीटर पैसियोने, PETERFACIONE। ये वो थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने काफी बारीकी से थिंकिंग के बारे में जानकारी ली, कैसे हम एक अच्छे थिंकर बन सकते हैं। कभी कोई कहता है कि हम सबसे 30 मार खा हैं, बट ये कभी कोई ये नहीं कहता है कि हाँ हम सबसे अच्छे वर्कर हैं, चाहे इवेंटर हैं, चाहे ऑब्जर्वर है, एक्सपेरिमेंटर है, कोई नहीं कुछ बोलता। ये बोलेगा कि मेरे पास सबसे ज्यादा दिमाग है। तो एक लाइन में क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही हुआ कि जितने भी अनुशासन जो मानव रहित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा में जितने भी प्रोजेक्ट एम्फेसिस होंगे, वही क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। तो लिखिएगा, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। लिखिएगा, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। एज पर माय ऑब्जर्वेशन, एज पर माय ऑब्जर्वेशन, as per my observation, the creation of the creation of interpersonal the creation of interpersonal ethics, 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 and and the conversion of whole talk and the conversion of all talk in a single medium, the conversion of all talk in a single medium from
इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION। एवोल्यूशन, EVLUATION। एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION। एंड सेल्फ रेगुलेशन, एंड सेल्फ रेगुलेशन, SELFREGULATION। अब समझिएगा कि प्रोफेसर कहते हैं कि जब हम कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग को करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इंटरनल ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं। मान लो मुझे आम पसंद है, तो जो आम है उसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? मैं करूंगा। क्यों मुझे आम पसंद है, क्यों मेरे जीवन में आम की बहुत बड़ी महत्व है, इस पे आम पर मैंने क्या क्या सोचा है, और उसको मैं दूसरों को क्यों बताना चाहता हूँ। ये हो गई एक विषय, बट ये एक गंभीर विषय नहीं। दिस इज नॉट अ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है वैसे इशू जो कि मेनी मेंबर्स मिलकर एक लीडर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, और फिर जो डिसीजन होता है उस पर चिंतन की जाती है, उसे ही हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल पीटर फिसेन्यो, PETERFACIONE, Peter Fisenio has given benchmark, has given has given benchmark for his for his project analysis. Underline that. For his project analysis. अब लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू पीटर फिशोनियो, according to Peter Fissione, he had made 5 different skill concept। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। 5 different, Peter Fissione has made 5 different skills concepts in that
In that he take three experiment. In that he take three experiment. First is skill, SKILL. Second, expert views. Second, expert views. And third is sub skills. And third is sub skills. कहने का अर्थ ये हुआ कि पीटर फिशर ने एक ऐसा वर्क किया एनालिसिस पर जिससे वो विषय को तीन भाग में बांट दिए। पहला क्या था? स्किल, उसके अंदर क्या क्या नई खूबियां हैं। उसके बाद जो खूबियां आई उस पर विशेषज्ञों के जानकारी और उसके उद्देश्य के बारे में उन्होंने चर्चा की। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं तीसरा कोना भी पकड़ूंगा कि जो एक्सपर्ट की व्यू आती है उसमें भी क्या क्या अलग अलग टाइप के महत्व जोड़े जा सकते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ आएगा एकदम पूछिएगा, ये 100% हर साल आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग एक टेबल बनाइए, बड़ा सा लैंडस्केप करिए पेपर को और बड़ा सा टेबल बनाइए। पहले में लिखिएगा स्किल, SKILL। एक टेबल बनाइएगा, उसमें पहले लिखिएगा स्किल, SKILL। उसके बाद एक कॉलम और बनाइएगा, उसमें लिखिएगा एक्सपर्ट व्यूज। उसके बाद अगला जो बनाइएगा वो लिखिएगा एक्सपर्ट व्यूज, EXPERT VIEW। और तीसरा लिखिएगा सब स्किल। तीसरा लिखिएगा सब स्किल। हो गया सबका? अब स्किल में 5, 1, 2, 3, 4, 5 एक जैसे स्क्वायर बनता है उतना उतना जगह लेकर आप बनाइए। 5, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, एवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट। समझ गए आप लोग? जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, ऊपर से 3 खंदा, नीचे से 6 खंदे, 5 खंदे सॉरी। ये पूरा चार्ट याद कर लीजिएगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहला लिखिएगा इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION, इंटरप्रिटेशन। उसका हिंदी भावार्थ लिखिएगा, उसको ब्रैकेट करके लिखिएगा। कोई भी न्याय जो कि कॉन्सेप्ट के अनुसार ली जाती है उसे ही इंटरप्रिटेशन कहते हैं।
अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो लिखिएगा। हिंदी भावार्थ पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में जाएंगे। जब कोई शब्द जब कोई शब्द का अर्थ अलग अलग विषयों पर आधारित होता है, जब कोई शब्द का अर्थ अलग अलग विषयों पे आधारित होता है, जैसे कि समय, सोच तथा आने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत जो काम होता है उसे ही इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, सब लोग स्पीकर ऑन करके बोलिए मेरे साथ। जब कोई शब्द का विषय अलग अलग तरह से तैयार होता है, जिसमें तैयार विषय को निम्नलिखित परिभाषाओं से तैयार किया जाता है, उसे ही इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जब कोई विषय को अलग अलग शब्दों में तैयार किया जाता है, उसे ही इंटरप्रिटेशन कहते हैं। चलिए अब स्पीकर ऑफ कर दीजिए सब। अब इसका इंग्लिश भावार्थ लिखिए। टू एक्सप्रेस द मीनिंग टू एक्सप्रेस द मीनिंग टू एक्सप्रेस द मीनिंग इन large number of that word from rules, beliefs and criteria, ये तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। रूल्स, बिलीफ एंड क्राइटेरिया। हो गया सबका? रूल, क्राइटेरिया। ठीक है, समझ गए इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? कि जब हम खुद का
एनालिसिस ना करके एक शब्द का अलग अलग विषय पर विचार करते हैं, उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अगला लिखिएगा सब स्किल्स में। अब कहता है ऑथर कि भैया आपने तो एक शब्द का बहुत मीनिंग निकाल दिया, लेकिन जो शब्द है उसको कौन कौन से विषय हैं उसको बांटेगा कौन। तो उन्होंने पहला वर्ड जो दिया वो क्या दिया, कैटेगरी वाइज। क्या दिया, कैटेगरी वाइज। पहला जो वाइज दिया वो क्या दिया, कैटेगरी वाइज। इसका मतलब ये हुआ कि जो विषय दी गई थी उसको कैसे बांटा जाए ताकि जो आगे समझने वाला विषय है वो बारीकी तौर पे समझा जा सके। अब जैसे सपोज दैट कि आप लोग कुछ गलती करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम आप लोग के पास जाते हैं, सब लोग से बात करते हैं और लास्ट में एक डिसीजन, कैटेगराइजेशन कहलाता है। जब भी कोई जब भी कोई हम किसी विषय पर अलग अलग सीक्वेंस पे बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, कैटेगराइजेशन। जैसे ए से बात किया तो उसने ये बोला, बी से बात किया तो ये बोला, बनेगा, उसे क्या कहते हैं, कैटेगराइजेशन। क्लियर है सबका। अब हम इस चीज को फिर से दोहराएंगे, ठीक है। क्या दोहराएंगे, इस चीज को पुनः हम लोग दोहराएंगे। तो सब लोग स्पीकर ऑफ ऑन कर लें और मेरे साथ बोलिएगा। जब कोई विषय को एक करके एक एक करके तैयार करने की विधि को कैटेगराइजेशन कहते हैं। चलिए बंद कर दीजिए, स्पीकर ऑफ कर दीजिए। लिखिएगा कैटेगरी का परिभाषा। व्हाट इज कैटेगरी, कैटेगराइजेशन। टू हियर द सब्जेक्टिव मैटर, टू हियर द सब्जेक्टिव मैटर टू हियर द सब्जेक्टिव मैटर वन बाय वन, to hear the subjective matter one by one and make a perfect decision, and make a perfect decision is called CATEGORISATION। ये किसने बोला था, पीटर। किसने बोला था ये किसका हम लोग रूल लिख रहे हैं। ठीक है, पीटर पिनोसे। ठीक है, तो इन्होंने ही ये कहा कि भैया जो हम
अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, सब लोग घर पे करेंगे। सबके घर में पानी है, पानी होगा सबके पास। हाँ पानी तो होगा। नहीं, गिलास में लेना है, ठीक है। और उसको बूंद बूंद कर कर जो आपका सरफेस है उस पे उसको गिराना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या करना है, पानी की बूंदों को धीरे 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 सरफेस पे गिराना है, ठीक है। और उसके बाद कोई ऐसा चीज लीजिएगा जिससे वो स्प्रेड हो। क्या हो, पानी स्प्रेड हो। ऐसा नहीं कि सटना नहीं चाहिए, हर एक बूंद के बीच में 2 फीट का फासला हो, या 3 फीट का फासला, ये 1 फीट का फासला हो। वैसे 10 बूंद गिरा के देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि उस जो बूंदे हैं वो क्या है, कैटेगरी है। क्या है, कैटेगरी है। और जो गिराने वाला है वो क्या है, फाइनल डिसीजन मेकर है। अगर वो एक लात मारेगा तो पानी एकदम सब जगह स्प्रेड हो जाए, अगर वो नहीं मारेगा, पंखा सुखा देगा, तो यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर वो किसी और को बुला के दिखाएगा कि हाँ भाई ये पानी ऐसे गिरा हुआ है, इसको आप चेक करिए क्यों पानी गिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अदर प्रोस्पेक्ट्स में हो गया, अदर एक्सटर्नल हम काम करना चाह रहे हैं। और अगर वो पानी एकदम उसी जगह पे रह गया, तो यानी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स अभी भी जरूर मतलब वहां पर है। तो ये सारे लोग काम करेंगे इसका कि क्यों ऐसा होता है, और सभी लोग मेरे को फोटो भेजेंगे जो भी क्लास में है। पानी की 10 बूंद हर जगह सरफेस पे गिराइएगा। पहले में आपका जो हाथ होगा वो होगा सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। पहले फोटो में वो इमेज में आपका जो पानी का बूंद होगा वो हिलेगा नहीं, तो उसको लिख देंगे क्रिटिकल। क्या लिखेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन, CRITICAL सिचुएशन। उसके बाद दूसरी जो बूंद लिखेंगे जहां पर एक आदमी को और दिखाइएगा, तो वो हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, यानी कि हर एक बूंद की एक्सप्लेनेशन आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। हर एक बूंद की एक्सप्लेनेशन आप तैयार कर रहे हो। और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या करना है आपको, पंखा चला देना है जिससे वो पानी सूख जाए, यानी कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी कैटेगरी हमारे पास अब कुछ नहीं रही, हमारे डिसीजन ने उस पानी को खत्म कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड अब्रामी थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन। किसका थ्योरी है ये, अब्रामी का थ्योरी है। किसका है, अब्रामी ने ये थ्योरी दिया कि आप एक पात्र को लीजिए और उसके पानी के बूंदों को गिरा दीजिए, और उस पानी के बूंदों में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा उसको आप लिखिए। यानी कि जब बूंद एक जगह पे स्थिर है तो वो क्रिटिकल सिचुएशन है, यानी वो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक पानी की जो बूंदे हैं वो आपस में स्प्रेड हो रही हैं, तो यह कंप्रोमाइज करने के तौर तरीके में तैयार हो रही है। और तीसरा क्या कहता है कि जब पानी को हम भाप के तौर पे चाहे पंखा चला के खत्म कर देते हैं, तो वो हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, सबको समझ आ गई क्या बात मैं बोल रहा हूँ, कैटेगरी कैटेगराइजेशन की क्या मतलब बता रहा हूँ। देखिए, सब लोग एक काम करें कि मान लीजिए कि आपका जो हाथ है, जो आपके जो 10 उंगलियां हैं, वो आपका हर एक बूंद का पानी है, ठीक है। अब हर जो उंगलियां हैं उसको अगर आप स्प्रेड करोगे, तो हाथ की जो उंगलियां उसके बीच में जगह बन जाएगी। तो जो जगह बन गई वहां पर आप डिसीजन ले सकते हो। और जहां पर कॉम्पैक्ट हाथ है, जहां पर चारों उंगली सटी हुई हैं, वहां पर डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक तरफा है। और जहां कहता है कि उंगलियां जो है वो अगर आप कोलैप्स करके मुट्ठी बांध लोगे, तो वो डिसॉल्व हो गया, यानी कि प्रॉब्लम डिसॉल्व हो गई। ये किसकी थ्योरी है, अब्रामी की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है, अब्रामी की थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये आता तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि अब्रामी ने थ्योरी दिया था वाटर एंड
एक्सप्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन में दूसरा जो वर्ड है सब स्किल का, वो है आपका शब्दों को सही मायने में समझाना, यानी कि क्लेरिफाई मीनिंग। क्या होता है? क्लेरिफाई मीनिंग। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, क्लेरिफाई मीनिंग। क्लेरिफाई मीनिंग। अब ऑथर कहता है कि भैया चलो आपने कैटेगरी तो कर दिया, बट आप ये बताओ कि वो कैटेगरी की हर शब्द की अर्थ क्या है। यानी क्या प्रोफेसर जी कहते हैं, यानी कि पीटर फेडरिक्स कहते हैं कि आप ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते हैं जिससे हमें कोई फायदा हो। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक शब्दों को तोड़ तोड़ कर जोड़ना स्टार्ट किया, और जो लास्ट में शब्द बच गया उसको उन्होंने विनर घोषित कर दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि हर शब्द को आप अलग अलग तरह से तोड़ते जाओ, और जो लास्ट में अर्थ बच जाएगा वही कठिन शब्द है, यानी कि आपको उसी पे विचार करना है। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल क्लैरिफाई मीनिंग। ठीक है, तो लिखिएगा क्लैरिफाई मीनिंग का मतलब। जब कोई शब्द जब कोई शब्द अपने आंतरिक विषय पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार से तैयार करके जो मुख्य परिणाम स्रोत आते हैं, जो मुख्य परिणाम स्रोत आते हैं, उसे ही उसे ही शब्दों का स्पष्टीकरण कहते हैं। उसे ही शब्दों का स्पष्टीकरण कहते हैं। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर हो गया? हेलो, सभी लोग को क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब इसका इंग्लिश लिखिएगा सिंपल एक लाइन में। टू टू सॉल्व द word to solve the word and to maintain initial part and to maintain initial part in a single line
is called words clarifications. Words clarification. Paragraph change. According to Peter, those words the initial stage and to establish the correlation and to establish the correlation हो गया सबका establish the correlation with non solving words इसको अंडरलाइन करिएगा correlation with non solving words समझ आ गई सबको बात मेरी सबको मेरी बात समझ आई अब एक डायग्राम बनाइएगा ये है इसका क्या बोलते हैं क्लैरिफिकेशन करना है 5 लाइन बनाइए 5 छोटी छोटी जैसे हम लोग एक पहले बचपन में पढ़ते थे ना 1 2 3 4 5 जैसे एक डंडा मार देते थे उसको काट देते थे उसी टाइप का बनाना 5 डंडे बनाइए हमारे सबने पॉइंट नंबर 1 रिपीट वर्ड 10 टाइम्स दूसरा में लिखिएगा रिपीट ऑब्जर्वेशन 10 टाइम और लास्ट में लिखिएगा कंक्लूजन लिखिएगा द रिपीट वर्क इज चेक थ्रू एक्सपेरिमेंट क्लियर है सबका केवल क्लियर हो गया सबने बना लिया सबने बना लिया दूसरे में लिखिएगा the entire
part of meaning, the entire part of meaning is totally is totally depend on observation, is totally depend on observation। यहाँ पर आपका इंटरप्रिटेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा पार्ट पर दूसरा स्टेज पे जाएंगे, जिसको क्या कहता है प्रोफेसर? एनालिसिस। क्या कहलाता है? एनालिसिस मीन्स कोई भी काम करने से पहले कुछ जानकारी तैयार कर लिया जाए। लिखिएगा, किस कोई ऐसा लड़का है या लड़की है जिसके घर में अभी भी ओल्ड एज का पानी गर्म करने की विधि रखी जाती है, जैसे भाप बन जाता है या पानी रख देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इस टाइप का किसी घर में भी होता है, गांव में, देहात में, कहीं पे भी। इसे स्टीम से आदमी कुछ और वर्क करता हो। आपके घर में होता है अविनाश? क्या होता है उस टीम का, कैसे यूज होता है? किसी का नहीं होता है। अच्छा, कोई आप लोग ने चिमनी देखी होगी, चिमनी सबने देखी होगी। वेरी गुड, चिमनी। स्पीकर ऑफ कर दिए सब लोग। चिमनी में स्टार्ट करने से पहले हम लोग 6 विधि को अपनाते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? एनालिसिस करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं, और उसको फाइनल प्रोसेस करते हैं। तो पहला क्या होता है कि सबसे अच्छी मिट्टी कहाँ मिलेगी। ठीक है? मिट्टी से ही बनती है ना ईंट। तो सबसे अच्छी मिट्टी जो कि एकदम अच्छा ईंट तैयार कर सके, वो कहाँ मिलेगा? सस्ते लेबर्स कहाँ मिलेंगे? सस्ती कच्चे माल कहाँ मिलेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो चिमनी की रॉ मटेरियल है, जैसे कोयला, ये सब जलाने के लिए, वो कहाँ मिलेगी? तो जो जो पीटर है, उन्होंने बोला कि आप दूसरा, पहला तो आपने कंप्लीट कर इंटरप्रिटेशन कर लिया, क्वेश्चन मार्क तैयार कर लिया, लेकिन अब क्या करिए आप? एनालिसिस करिए, यानी कि उस पर विवेचन करिए। तो एनालिसिस का मतलब लिखिएगा हिंदी में। लिखिएगा एनालिसिस में, जब कोई जब कोई विषय को जब कोई विषय को तैयार करने के लिए या पूर्ण करने के लिए जो आवश्यक विधि अपनाई जाती है,
उसे ही एनालिसिस कहते हैं। क्लियर है? समझ आई बात मैं जो बताया? यही मेरे को कहना था आप लोग से कि जब भी आप कोई काम करें तो क्या करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, एनालिसिस कर लें। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही बनाया गया है कि पहले हम कैटेगरी वाइज उसको तोड़ते हैं, देन आफ्टर सेकंड उस पे विवेचन करते हैं। अब एनालिसिस तो लिख लिया, अब इसका इंग्लिश वर्ड लिख लीजिए फटाफट। टू मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस, टू मेक अ proper sequence from time to time, from time to time, according to running criteria. Underline that. Running criteria is called analysis. Is called analysis. क्लियर है सबका? समझ गए? चलिए, अब ये तो हो गया एनालिसिस का अर्थ। अब इस पर एक्सपर्ट व्यू क्या कहता है वो तैयार करते हैं हम लोग। एक्सपर्ट व्यू कहता है कि जब कोई शब्द, यानी जब कोई आपके पास ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं, प्रश्न आते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट आते हैं, चाहे उसकी विवे, विवेचन आता है, तो उस समय सबसे पहले साइलेंट हो जाए। क्या हो जाए? क्या बोलता है वो? साइलेंट हो जाए, एकदम शांत हो जाए। एक अच्छे एनालाइजर का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? एकदम शांत हो जाता है। सेकंड, मेक अ राइटिंग कॉन्सेप्ट ऑन ईच सेंटेंस। मतलब कि कोई भी शब्द पर जब वो कोई विषय पर विवेचन करता है तो वो पहले उसको लिख लेता है, और उसके बाद वो उसके मैजिक वर्ड्स को तैयार करता है। क्या करता है? मैजिक वर्ड्स, यानी कि जो उस पूरे विषय को एक शब्द में पिरो देते हैं। ठीक है? एक शब्द में पिरो देना मतलब क्या हुआ? मैजिक वर्ड्स। और लास्ट में क्या कहता है कि फिर वो डिसीजन जो देते हैं वो एकदम ट्रू और स्टैटिस्टिक डिसीजन होती है। क्लियर है? सबको समझ आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म हम्म। हम्म। हाँ, जब भी कोई ऐसी विषय आपके पास आए तो आप सबसे पहले शांत हो जाओ, एकदम बोलना नहीं है। और फिर जब तक कि पूरी डिसीजन आपके हाथ में, यानी कि पूरे शब्द आपके हाथ में नहीं आ जाते हैं, तब तक आप कोई भी डिसीजन खुद से ना लो। इससे क्या होगा कि आप अनडिजायरेबल वे में डिसीजन ले लोगे, और हो सकता है कि आप अपनी लिए गड्ढा खोद लिए हो। इसीलिए ऑथर क्या कहता है कि सबसे पहले आप शांत हो जाइए, और एक एनालाइजर को चाहिए कि वो अपने
जो बातों को सुन रहा है उसको वो लिखते जाए। लिखने से क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो वैल्यू ऑफ टाइम है, वो उसके बचेगा और वो स्टिक डिसीजन देगा, तैयार करेगा। तो अब हम इसको लिखते हैं, लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट व्यू, according to